नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हर चैप्टर के यानी RCET किताब के हर चैप्टर के वही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं या फिर इस बार पूछे जाने के इनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पूरा वीडियो पढ़ते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि कितने परसेंट अपने सही हो रहे हैं, कैसे हमारी तैयारी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि RCET एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीटली 35 प्रश्न है। टोटल 70 नंबर का ये पेपर है और आपको इसमें से कम 15 प्रश्न सही करने हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट देने हैं RCET के तो दोस्तों आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल में सर्च करेंगे vacancyguru.in और वहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मोबाइल का। ऑप्शंस हैं एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज़ फोन ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल iOS। और इसका सही जवाब है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर। ये मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। बाकी एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन और एप्पल iOS तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लोगे। अगर आपको ये चेक करना है कि 40 से ज़्यादा नंबर वाले कितनी सेल्स हैं, 40 से ज़्यादा नंबर वाली कितनी सेल्स हैं, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। दोस्तों इसका यूज करेंगे आप। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको ये कुल कितने नंबर स्टोर है यानी कितनी सेल्स हैं इनको काउंट करना है। तो आप, और वो भी स्पेशल चीज़ काउंट करनी है 40 से ज़्यादा वाले, तो आप काउंट इफ़ का यूज करेंगे। दोस्तों किसका यूज करेंगे, काउंट इफ़। अगर आपको 40 से ज़्यादा नंबर गिनने हैं कि कितनी सेल्स में है तो आप काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगला है तीसरा प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप्स होंगे। अगर आप MS एक्सेल में नया चार्ट बनाना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे। आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि नया चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अपने को डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट टैब। और उसके बाद आपको क्या जाना, कहाँ जाना है, सेलेक्ट चार्ट सेलेक्ट करना है। तो ये 3 चीज़ आपको करनी है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करो, फिर इंसर्ट टैब में जाओ, फिर सेलेक्ट चार्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4 है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न में से किस फीचर का यूज करना है। केवल आप जिस वर्तमान स्लाइड में हो उसका अभी आपको केवल क्या करना है, एनिमेशन चेक करने हैं। जिस स्लाइड में आप वर्तमान में हो उसी के एनिमेशन चेक करने हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन क्लिक का, प्रीव्यू का, स्लाइड शो का या फिर सेव का। और इसका सही जवाब है दोस्तों प्रीव्यू। आप प्रीव्यू का यूज करेंगे इस चीज़ के लिए। 5वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों MS पावर पॉइंट में आवाज़ अगर आपको डालना है तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, ठीक है। और इंसर्ट में जाने के बाद आप ऑडियो ऑप्शन, वहाँ पर यार ऑडियो ऑप्शन रहेगा, ऑडियो ऑप्शन के अंदर साउंड की फाइल रहेगी, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में आप ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो के बाद जो साउंड फाइल है वो चूज करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी पावर पॉइंट में साउंड या फिर आवाज़ जुड़ चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों छठा प्रश्न। दोस्तों आप अभी वर्तमान में RCET के नंबर 1 YouTube चैनल पर तैयारी कर रहे हैं जहां से हर बार एग्जाम में पूरे में से पूरे प्रश्न मिलते हैं। हालांकि ये दावा और भी अन्य YouTube चैनल करते हैं, उनका मेरे को पता भी नहीं वहाँ से मिलते नहीं मिलते, बट आपको, और मैंने कुछ YouTube चैनल्स तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे बना रखे हैं जिन्होंने वो क्या करते हैं, प्रश्नों के आंसर भी गलत दे रहे हैं, ऐसा कुछ। तो आप लोग ऑथेंटिकिटी चेक किया कीजिए, उसके बाद वीडियोज़ को देखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, आप अपने टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। अगर आप अपने ट्रेन के टिकट की स्थिति जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप कहाँ से जानेंगे दोस्तों, किसकी सहायता से जानेंगे, PNR नंबर से। अगर आपके पास PNR नंबर है तो आप ऑनलाइन रूप से अपने टिकट की स्थिति जांच सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मेल एड्रेस अमान्य है। यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से अमान्य मेल एड्रेस बताना है। पहला ऑप्शन देख रहे हो abcd.def@yahoo, ये गलत है दोस्तों मेल एड्रेस। क्यों गलत है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो पहला ऑप्शन सही है abcd.def
@yahoo। यहाँ तक ईमेल एड्रेस सही है। गलती क्या है इसमें, यहाँ पर पीछे पीछे .in.com या फिर .org कुछ तो आना चाहिए, डोमेन कोड नहीं आ रहा, ठीक है, याहू के बाद, तो इसका मतलब ये ईमेल एड्रेस गलत है। बाकी आप इसमें देख रहे हो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी कि एक ईमेल एड्रेस में एक तो @ का चिन्ह होना चाहिए, कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें @ के पहले यूजर नेम होता है, बाद में डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम में हमेशा एक तो डोमेन का नाम होता है जैसे याहू है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाद में .com यानी उसके डोमेन का कोड भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ईमेल एड्रेस गलत है। तो 7वें में ए सही जवाब है। अगला प्रश्न 8वां, MOOC का उदाहरण है, यानी MOOC किसका उदाहरण है, ठीक है, या फिर MOOC का एक उदाहरण क्या है इनमें से, एडक्स, ट्विटर, फेसबुक या फिर दोनों। और इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका जो सही जवाब वो है एडक्स, ठीक है। एडक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी ऑनलाइन कोर्स की एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। 9वां प्रश्न देखते हैं, एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न है, ऐसी लैंग्वेज बनाई गई है आप लोगों के लिए कि याद रखना, एग्जाम में हूबहू प्रश्न मिलेंगे, सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, और सेम टू सेम ऑप्शंस भी मिलेंगे। एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क कराता है। यानी कुल मिलाकर बात इसकी ये है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको नेट चलाने की सुविधा देता है, आपके कंप्यूटर में नेट चलाने की सुविधा देता है। दोस्तों उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। जैसे गूगल क्रोम है ना वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स वगैरह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, 10वें पे, जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों जीमेल में कंपोज पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया मेल लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नया ईमेल लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है, आप एक ईमेल संदेश लिख सकते हैं। कंपोज यानी तैयार करना होता है, अगर हमें नया ईमेल भेजना है तो हम कंपोज मेल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के सही उपकरण हैं, यानी कौन से पॉइंटिंग डिवाइस हैं, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, ट्रैकबॉल, टचपैड, माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव। दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी ट्रैकबॉल, टचपैड और माउस, ये तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित नहीं है, क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, प्रेजेंटेशन या फिर बुकमार्क और हाइपरलिंक। आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, MS वर्ड से संबंधित यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंटेशन किससे संबंधित होता है, पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण बनता है। बाकी क्लिप आर्ट, हेडर फुटर और बुकमार्क, हाइपरलिंक MS वर्ड से संबंधित है। और दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे ना तो याद रखना ऑप्शंस भी सेम मिलेंगे, सेम ऑप्शंस और सेम प्रश्न मिलता है वैकेंसी ग्रुप पर जो पढ़ाया जाता है। विश्वास वाले गुरुजी हैं वैकेंसी गुरुजी। आगे चलते हैं, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प है, यानी इंटरनेट की गति को मापने की सही इकाई क्या है। दोस्तों इंटरनेट की इकाई को BPS में मापा जाता है। इंटरनेट की गति की इकाई जो है वो BPS है। अब BPS आप पहले में भी देख रहे हो, दूसरे पे में भी देख रहे हो, तीसरे में भी देख रहे हो, यानी कि ये KBPS, ये GBPS और ये BPS। इसके अलावा MBPS भी हो सकता है, मतलब ये सभी इसके सही जवाब है। BPS में कैसा भी हो सकता है, किलोबिट्स भी होता है, मेगाबिट भी हो सकता है, गीगाबिट्स भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है 13वें का। 14वां, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है दोस्तों, CDR और CDRW, ठीक है, इसके अलावा DVD और ब्लू रे डिस्क। और इसका सही जवाब है दोस्तों ब्लू रे डिस्क, ये सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने में सक्षम है। ब्लू रे डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 से 50 या फिर 50 से 500 GB, यानी इतना डेटा ये स्टोर कर सकता है। अगला चलता है 15वें प्रश्न में, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आमतौर पर PDF फाइल को देखने के काम में आता है। दोस्तों PDF फाइल को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में PDF की फाइल है तो उसको पढ़ने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप काम में लेंगे, डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कोर्टाना या फिर विंडोज डी फ्रैगमेंट। और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, एडोब रीडर, ठीक है। एडोब रीडर का आप यूज करते हैं, आप अपने मोबाइल में भी अगर PDF फाइल नहीं चल रही है तो आपको एडोब रीडर सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग खालिस्तान से कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कंप्यूटर में सोशल मीडिया चलाना है तो आप किसका यूज करेंगे, कौन कौन से सोशल मीडिया के ऑप्शंस हैं। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि निम्न ऑप्शनों में से
कौन से सोशल मीडिया के उदाहरण हैं? ऑप्शन है वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ये गलत है पहला। दूसरा है यूट्यूब, गूगल प्ले और आउटलुक, ये भी गलत है। तीसरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस, ये सही है बिल्कुल। फेसबुक, इंस्टा और गूगल प्लस ये तीनों किसके उदाहरण हैं? सोशल मीडिया के। आगे चलते हैं। अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खालिस्तान में प्रदर्शित करते हैं। यानी ज़्यादातर वेब ब्राउजर जो होते हैं वो यूआरएल को कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो ब्राउजर होता है इसमें वह जगह जहाँ पर यूआरएल प्रदर्शित होता है उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस बार। यानी कि ऑप्शन इसमें बी सही जवाब है, एड्रेस बार। ओके, यानी कि आपसे पूछा जाए कि वेब ब्राउजर में यूआरएल कहाँ पर लिखा जाता है तो जवाब दोगे एड्रेस बार में। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से मिलान कीजिए इनपुट डिवाइस कौन से हैं, इसमें आउटपुट कौन से और स्टोरेज कौन से। आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड ये तीनों इनपुट डिवाइस है, पहला मिल गया बिल्कुल सही है। दूसरा आउटपुट डिवाइस अपना होता है मॉनिटर, प्रिंटर, ये वाला। और तीसरा हो गया ये वाला। यानी पहले में P, दूसरे में R और तीसरे में O। पहले में P, दूसरे में R, तीसरे में O। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले में P, दूसरे में R, तीसरे में Q है, ये O नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है 18वें में। क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड ये तो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट होता है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, और स्टोरेज के काम में आता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो 18वां आपको समझ में आया होगा। 19वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहां कई कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि सीपीयू को साझा करती हैं, जबकि खालिस्तान एक ऐसी प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग करके दो या दो से अधिक प्रोग्राम्स को प्रोसेस करता है। यहां पर पूछ रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में एक ऐसी विधि है जो सामान्य प्रोसेसिंग जैसे कि सीपीयू से साझा करती है, ठीक है, प्रक्रियाओं को। और दूसरा है कि एक से ज्यादा प्रोसेसिंग सीपीयू में चलाना, वो क्या कहलाता है। तो आपको समझना चाहिए कि एक से ज्यादा अगर काम एक कंप्यूटर में कर रहे हैं, प्रक्रियाएं चल रही है, एक से ज्यादा, वापस से समझ लो, मैं प्रश्न को ध्यान से समझाता हूं। अगर हम अपने कंप्यूटर में एक साथ एक से ज्यादा काम करेंगे तो इसे हम मल्टीटास्किंग कहेंगे, और एक से ज्यादा अगर प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है, एक से ज्यादा कार्य करना मल्टीटास्किंग, और एक से ज्यादा प्रोसेसिंग का होना मल्टी प्रोसेसिंग। अगला है राजमेघ क्या है दोस्तों? राजमेघ राजस्थान सरकार का मेघ, राजमेघ यानी बादल होता है ना, बादल को अंग्रेजी में क्लाउड कहते हैं। बादल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लाउड। तो ये राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज है, याद रखना, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज कौन है दोस्तों? राजमेघ, मेघ यानी बादल, और क्लाउड अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं, तो क्लाउड स्टोरेज हुआ ना। अगला प्रश्न 21वां, खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। दोस्तों मतलब कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं उनको चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? डिवाइस यानी उपकरण होते हैं, और चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइवर। किसी कार को चलाने वाला कार ड्राइवर होगा ना, उसी प्रकार डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला, निम्न सेवाओं में से कौन सी सेवाओं का ई मित्र वेब पोर्टल पर उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते? यानी कि कौन सी सेवा ई मित्र पर नहीं होती है। ठीक है, बिजली का बिल आप भुगतान कर सकते हो मित्र पर, सही है। पानी का भी कर सकते हो, बोनाफाइड यानी मूल निवास आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। मोबाइल के बिल, बीच फाइल साझा करना, ये नहीं होता। आप सबको आना चाहिए, इजी सा प्रश्न था। तो 22वें में डी सही जवाब रहेगा। 23वां, खालिस्तान का उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अगर आप दो या दो से अधिक मोबाइलों के बीच किसी फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप सबको पता है ब्लूटूथ का आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल। गूगल मैप्स का नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते। तो इसमें ब्लूटूथ, ए ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 24वां प्रश्न है, कॉम्बिनेशन की कौन सी इनमें से? दोस्तों कॉम्बिनेशन कुंजी वे कुंजियां होती हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन बटन किसे कहते हैं? ऐसे बटन जिनका खुद का कोई यूज नहीं है, यानी उन्हें आप दबाओगे कुछ नहीं होगा, पर उन बटनों को आप दूसरे बटन के साथ दबाओगे तो कुछ ना कुछ होगा, उन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। जैसे ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, यानी आप अकेला कंट्रोल दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल अकेला दबाओगे कुछ नहीं होगा, और अगर कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो सेव हो जाएगा। तो अन्य बटन के साथ काम में लिए जाने वाले बटनों को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। 25वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है? दोस्तों MS वर्ड में जो जूम स्लाइडर होता है क्या काम में आता है? बिल्कुल इजी सा है, जूम बढ़ाने और घटाने के काम में आता है। यानी व्यू एरिया, जितना हम एरिया देखते हैं उस व्यूइंग एरिया को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। 26वां,
MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड क्या काम में आती है? दोस्तों फ्रीज पेन का यूज क्या होता है, ध्यान से सुनो। फ्रीज पेन होता है अगर आप किसी रो या फिर कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो, एक जगह रोकना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो कि एक जगह रुक जाए, ठीक है, हिले नहीं। अगर हम स्क्रॉल करें तो इसके लिए हम फ्रीज पेन का यूज करेंगे। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 20 का सही जवाब है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न हो। मतलब फ्रीज का मीन जमाना होता है ना, आप सबको पता है, फ्रीज यानी जमना, ठीक है। तो अगर किसी कॉलम या रो को आप एक जगह जमाना चाहते हो तो आप किसका यूज करेंगे? फ्रीज पेन का यूज करेंगे। 27वां प्रश्न है, मान लीजिए आप MS एक्सेल के B2, B1 और B3 सेल में कुछ संख्यात्मक मान है। इन मानों का अगर आपको इनमें से न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करनी है तो सही फॉर्मूला क्या है? मतलब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम, ठीक है। तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? मिनिमम के लिए आप बराबर MIN फॉर्मूला यूज करेंगे, MIN, ठीक है। इन सेलों में आपको मौजूद मानों का न्यूनतम ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? MIN करना चाहिए और MIN के बाद आपको क्या करना चाहिए? यहां पर B1, ठीक है। उसके बाद आपको B1, B2 और B3 के कुछ संख्यात्मक मान है, इन सेलों में मौजूद मानों की न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आप B1 से B3 लिख सकते हैं या फिर कोमा लगाकर MIN, ठीक है, और B2, B3 लिख सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला सही रहेगा। या फिर आप ओनली यहां पर B1 से B3 तक लिख सकते हैं, ठीक है, B1 से B3 कोलन लगा के, वो भी सही रहेगा। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है। B1, MIN, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, B2, B3, फिर 2 बार ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है। 28वां प्रश्न देखिए। 28वां प्रश्न है, खालिस्तान स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला होती है जो विशिष्ट स्वाइप पैटर्न उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि आपके मोबाइल फोन में ऐसे 9 डॉट बने होते हैं, ठीक है, और उससे आप जो लॉक खोलते हो वो ऐसे करके जो आप लॉक बनाकर रखते हैं ना, इस प्रकार। तो ये जो आप बनाकर लॉक खोलते हैं स्वाइप करके, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम पैटर्न कहते हैं। मोबाइल फोन में क्या कहते हैं? पैटर्न। यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 29वां देखिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI बड्डी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड? और इसका सही जवाब है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है। बाकी SBI बड्डी, भीम और पेटीएम तीनों क्या है? मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल्स हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? ईमेल के अंदर कौन सा फोल्डर नहीं होता दोस्तों? सेंट मेल होता है, रिसीव मेल नहीं होता, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। दोस्तों रिसीव मेल नहीं होता, रिसीव मेल के लिए इनबॉक्स होता है। यानी हमारे पास जो प्राप्त मेल होते हैं वो इनबॉक्स में सेव होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा कि ये ईमेल के अंदर फोल्डर नहीं होता। बाकी ट्रेस होता है, डिलीट किए गए मेल इसमें सेव रहते हैं, स्पैम में दुर्भावनापूर्ण मेल सेव रहते हैं और सेंट में भेजे गए मेल सेव रहते हैं। 31वां है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका यूज करते हैं? दोस्तों अगर आपको अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्शन सेट करना है तो आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे। किस में जाएंगे? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। 32वां, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है? दोस्तों कंप्यूटर का सबसे मूलभूत सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जो कंप्यूटर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म देता है? उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोग्राम होता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 33वां, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? इनमें से क्या है जो भारत के NPCI ने बनाया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। और इनमें से रुपे कार्ड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बनाया है। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रुपे कार्ड। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? सम्मिलित करने के लिए कुंजी का यूज करेंगे। दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए Ctrl+D का यूज किया जाता है, Ctrl+D, ठीक है ना। यहाँ पर चारों में ऑप्शन नहीं है, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मैं D कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो Ctrl+D इसका सही जवाब रहेगा डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो आप लोगों को गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे गूगल के अंदर, ठीक है। गूगल में जाने के बाद आप वैकेंसी गुरु सर्च करें। जैसे ही आप यहाँ पर वैकेंसी गुरु सर्च करते हैं, आप वैकेंसी गुरु के कुछ जो सर्च रिजल्ट्स पर जाएंगे। यहाँ के बाद आप वैकेंसी गुरु के मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। मेन वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर
आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देख रहे हो, यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप ओल्ड पेपर पढ़ सकते हो, मॉडल टेस्ट पेपर देख सकते हो और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड करना है, आपके पास सेंटर है, तो आप अगर इंस्टीट्यूट वाले हैं तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऊपर जो लाइन चल रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पे। तो ये आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, वैकेंसी गुरु वेबसाइट से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न है 35वां, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार से प्रारंभ के अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक करते हैं। दोस्तों जैसे B1 से लेकर B10 तक के कुछ फॉर्मूले हैं, यानी कुछ सेल्स को आपको अलग अलग लिखना है। तो B1 अगर पृथक करना है, अलग करना है, B1 B2 B3 ऐसे अलग अलग करना है आपको। ठीक है, तो अलग के लिए हम बीच में कोमा का यूज करते हैं और साथ के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। ठीक है, साथ के लिए तो हम कोलन का यूज करते हैं और अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। जैसे राम और श्याम, तो मैं राम कोमा श्याम लिख सकता हूं। और अगर राम और श्याम दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो राम और ये चिन्ह लगा के और श्याम। ठीक है, जबकि अगर हम कोमा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है राम और श्याम। तो पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम कोमा का यूज करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री पढ़ने हैं और आपको कंप्लीटली ऑनलाइन टेस्ट देने हैं तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि इस वीडियो में आपने कितने % सही किए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।